तो जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज भारत एक परिचय, इसका आज लास्ट वीडियो होगा और ध्यान पूर्वक आज सुनिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इन देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, तटीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे और द्वीप समूह के बारे में हम लोग आज जानेंगे। वो ये जितने भी 4 टॉपिक हमने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि हर जगह इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट आते हैं, 5 मिनट देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वो 5 मिनट आना, 5 मिनट जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर टाइम दे रहे हैं तो प्रॉपर टाइम देख कर इस वीडियो को पूरे देख लीजिए, इस सीरीज को पूरे देख लीजिए, फिर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, कर्क रेखा से शुरू करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कर्क रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम में आए हैं, वो सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चलिए, कर्क रेखा, ये जो हमारा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कितना है? ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। हमने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा तो, कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब में विषुवत रेखा के उत्तर में है, विषुवत रेखा के उत्तर में है, यानी कि ये उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। यानी कि ये जो लाइन हमने खींचा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कहा जाता है कि ये कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है, ऊपर उत्तरी भारत और नीचे दक्षिणी भारत, ऊपर उत्तरी भारत और नीचे दक्षिणी भारत। चलिए, 8 राज्यों से जो होकर जाती है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। एग्जाम में हमेशा क्रम दे देता है सजाने के लिए, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ही आपको देगा कर्क रेखा से संबंधित। अगर आपको मैप याद है तो आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ज्योग्राफी पहली बार देख रहे हैं, तो मैप का सहारा लें, क्योंकि जब आप मैप का सहारा लीजिएगा, मैप को पर डे 1 से 2 बार देखिएगा, तो जो इंडियन मैप है आपके दिमाग में पूरी तरीका से छप जाएगा। और जब दिमाग में अगर आपको पूरी तरीका से छप जाएगा, कोई भी इंसान अगर आपसे पूछेगा कि बताइए गोवा कहाँ है, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, वो गोवा यहाँ है। सामने वाले पूछेगा तो बताइए लद्दाख कहाँ है, दिमाग तुरंत क्लिक करेगा सबसे ऊपर। फिर पूछे कन्याकुमारी कहाँ है, सबसे नीचे। तो ये कब होगा? जब आप मैप को बार बार देखिएगा, जब मैप को आप बार बार देखिएगा, उसको एक बार याद करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तब जाके जो मैप है वो आपका हो पाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए मैपिंग होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इसके लिए तो मतलब क्या बताया जाए, एक अलग ही ये मैप है, और मैप से पूरे ज्योग्राफी को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैप का नॉलेज होना अति आवश्यक है आपके लिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास एक मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैप होना चाहिए। एटलस का मैप भी आता है, ले सकते हैं। स्टूडेंट फ्रेंड्स का एटलस आता है, वो भी ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, कौन? ये जो पहला राज्य है इसका नाम गुजरात है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ये जो टच करता है, यहाँ थोड़ा सा टच करता है, ये आपका राजस्थान, थोड़ा सा टच करेगा राजस्थान, देखिए यहाँ थोड़ा सा टच करेगा। फिर ये है आपका मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर आप हो जाएगा आपको कौन सा? तो छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा आपका झारखंड, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा 7, और ये मिजोरम 8, ये टोटल 8 राज्य है। तो 1 नंबर पर कौन है? तो आपका गुजरात, हम लिख देते हैं गुजरात। 2 नंबर पर कौन है? तो आपका राजस्थान। 3 नंबर पर कौन है? एमपी। 4 नंबर पर कौन है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। 5 नंबर पर कौन है? तो झारखंड। 6 नंबर पर कौन है? तो वेस्ट बंगाल। 7 नंबर पर कौन है? त्रिपुरा, त्रिपुरा।
और 8 नंबर पर कौन है? मिजोरम। कौन है? मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। कोई दिक्कत आपको? अगर मैपिंग याद है तो आराम से सजा सकते हैं। बहुत लोग याद कर लेते हैं मित्र पर गमछा झार, सही है, मित्र पर गमछा झारिए तो 8 राज्य उसमें आ जाएंगे। लेकिन जब आपको पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब दे देगा सजाने के लिए, तब मित्र पर गमछा जो अच्छा से झरा जाएगा, वो अच्छा से झरा जाएगा और दिमाग में याद आएगा, काश मैप हम थोड़ा सा पढ़ लिए होते, एग्जाम के समय याद आएगा। तो एग्जाम में जब ये पूछेगा ना पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, तो आपका मित्र पर गमछा झरा जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं आपके पास जो मैपिंग का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बेसिक होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप मैप को, इंडियन मैप को बार बार देखेंगे, तभी वो आपका हो पाएगा। आप देखते हैं जब जाते हैं किसी लड़की को पहली बार देखते हैं तो कितना सुंदर लगती है, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, उसके प्रति आपको क्या जगता है? मतलब प्यार जग जाता है। उसी तरीके से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से वो प्यार करना है तो आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। जब मैप का नॉलेज हो जाएगा ना, तो ज्योग्राफी जो है ये पूरा आपका हो जाएगा, आपके लिए समर्पित हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब इसको बार बार देखिएगा तब होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए क्वेश्चन इससे क्या आता है। पहले पूछेगा डायरेक्ट कि भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश जाती है? तो कर्क रेखा। कितने राज्य से जाती है? तो 8 राज्य से। फिर पूछेगा कि जो कर्क रेखा है भारत की वो कौन सी ऐसी राज्य है जहां पे इसकी लंबाई सर्वाधिक है? यानी कर्क रेखा की लंबाई जो सर्वाधिक है वो किस राज्य में है? तो देखिए तो 3 नंबर में मध्य प्रदेश को बीचों बीच जा रहा है, बीचों बीच। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश में। लेकिन फिर पूछेगा न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम देखो यहां पे थोड़ा सा सटा हुआ है, किससे? राजस्थान से थोड़ा सा नीचे सटा हुआ है। तो न्यूनतम राजस्थान और अधिकतम मध्य प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि बताना है कि जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों में से वो कौन सी ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? कहां? कर्क रेखा पर, दिमाग खोल लो, कर्क रेखा पर। तो ये झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो कर्क रेखा है 8 राज्य से होकर जाती है, तो बताइए 7 सिस्टर का कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरता है? बाबू 2। 7 सिस्टर का मात्र 2 ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा जाती है। कौन कौन? त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। करता क्या है एग्जामिनर कि पूछता है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? 3 को दे देगा दक्षिण भारत का और 1 को दे देता है यहां पर मणिपुर का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश। तो मान लीजिए यहां पर मणिपुर है, मणिपुर, यहां पर नागालैंड है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कर्क रेखा के उत्तर में है। कहां है? उत्तर में, ना कि दक्षिण में। कहां है? उत्तर में है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप पश्चिम से पूरब सजा देंगे और पूरब से पश्चिम इसको सजा देंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है 21 जून को। यहां कर्क रेखा पर लंबवत जो सूर्य है 21 जून को चमकता है। उस दिन भारत में जो है सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है। चलिए नीचे कर्क रेखा में सर्वाधिक गर्मी होती है, सर्वाधिक गर्मी, और ऊपर जो होता है, ऊपर जितने हम जाएंगे कर्क रेखा को ठंडा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। चलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में पूरा ठंडा महसूस होगा, वहां वातावरण पूरा, वहां के लोग एकदम गोरा गोरा हो जाता है, लाल सेव नियन। और वहां के लोगों को भेज दीजिए कहां पे? दक्षिण भारत में, पूरा झुलस जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और यहाँ के लोगों को भेज दीजिए यहाँ पे, ये पूरे लोग गोर हो जाएंगे, लोग पहचानेगा ही नहीं। तो ये पर्यावरण का जो वातावरण का ये एक अपना अनोखा
प्रकृति का एक अनोखा देन है, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है। चलिए आइए अब जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो हर एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो टाइम निर्धारण होता है वो किससे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से निर्धारण होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भारत में एक ही टाइमलाइन है, भारत में सिर्फ एक ही टाइम लाइन है। हर देश का अपना अलग अलग टाइमलाइन होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, वहां 3 समय जोन है, वहां पे 3 समय जोन है, लेकिन भारत का समय जोन सिर्फ एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, सही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, हमने आपको जब ग्लोब पढ़ाया था तो बताया था कि ये अगर 0 डिग्री देशांतर है, जिसको कहां से गुजरता है, ग्रीनविच, लंदन से गुजरता है, यह से टाइम का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। जब ग्रीनविच से हम लोग पूरब जाएंगे, कहा ग्रीनविच से जब हम लोग पूरब जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, जब इसके पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, पूरब में है। तो जब भारत की स्थिति इस ग्रीनविच से पूरब में है तो भारत का समय क्या होगा, बढ़ेगा, यानी आगे होगा। तो कितना आगे होगा वो निकाल कर देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, हमने आपको उस दिन ये भी बताया था, जब आप एक देशांतर से जब दूसरे देशांतर जाते हैं तो आपको 4 मिनट लगता है। कितना मिनट, 4 मिनट, यानी एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट। एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट, उस दिन आपको बताए थे। तो वही हम लोग यहां निकाल लेते हैं, 82.5 डिग्री है तो 82 डिग्री का निकालिए। तो पहले 82 गुने 4, थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, कितना मिनट आ गया, 328 मिनट आ गया। कितना का, 82 डिग्री का। लेकिन अभी तो हाफ बाकी है ना जी, आधा बाकी है। तो हमने ये जाना कि 1 डिग्री जो देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट, तो आधा में 2 मिनट, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 330 मिनट। अब बोलिएगा सर हमने तो ये जाना है कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो बाबू निकाल लेते हैं, आइए देखिए, 330 मिनट, तो 300 बटे हम 60 घंटा में निकालेंगे, 60 से भागा तो काट देंगे, कितना आ गया, 5 घंटा आ गया, और यहाँ 30 मिनट है तो 5.5 घंटा हो गया। देखो तो यहाँ पे 5.5 घंटा हो गया, यानी कि 0 डिग्री टाइमलाइन से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। अर्थात यहां पर अगर 12 बज रहा है तो यहां कितना बजेगा, 5.5। यहां अगर 12 बज रहा है तो 5.5 होगा ना, क्योंकि आगे है, समय आगे जाएगा। समझ रहे हैं ना, समय क्या जाएगा, आगे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो 82.5 डिग्री है भारत में कहां से प्रवेश करती है, कितने राज्यों से होकर जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी पूछता है एग्जाम में, ये लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि अक्सर लोगों को कर्क रेखा याद रहता है, 82.5 डिग्री देशांतर भूल जाता है। तो आइए थोड़ा सा, ये यूपी है, ये यूपी से प्रवेश करता है, यूपी से प्रवेश करता है, एमपी में आता है, यूपी एमपी में आता है, फिर छत्तीसगढ़ में आता है, फिर ओडिशा में आता है, और फिर आंध्र प्रदेश में आता है। ये 5 राज्यों से होकर जाता है, ध्यान समझिएगा। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश। या तो कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक क्या लगाता है एग्जाम वाला, ये समझिए। लॉजिक लगाता है एग्जाम वाला, कहता है कि 82.5 डिग्री जो देशांतर है
और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है एक दूसरे को कहां काटती है? तो बाबू कहां काटती है? देखो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में काट रही है। कहां काट रही है? छत्तीसगढ़ में। तो राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़, लेकिन राज्य आजकल नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है कि 82.5 डिग्री जो काट रही है वो किस पठार पे काट रही है? तो यहाँ एक पठार है, बघेल खंड का पठार, बघेल खंड का पठार, बघेलखंड का पठार है। वहीं पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो देशांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। फिर देखिए पूछता है कि जो 82.5 डिग्री है यूपी में तो प्रवेश करता है राज्य में, लेकिन पूछता है किस स्थान से? तो इलाहाबाद। किस स्थान से प्रवेश करेगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद। अगर ऑप्शन में इलाहाबाद नहीं हो तो ऑप्शन में दिया रहता है नैनी। क्या दिया रहता है? नैनी। मिर्जापुर के नैनी से प्रवेश करती है, लेकिन निकलती कहां है? आंध्र प्रदेश से बाहर। आंध्र प्रदेश से बाहर निकल जाती है। कहां से? आंध्र प्रदेश से कहां निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? 82.5 डिग्री में आ गई। अगला है इंपोर्टेंट। यहां भी हमने आपको बताया था एक देशांतर रेखा है और यहां भी एक देशांतर रेखा है, हमने आपको उस दिन बताया था। तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहां गुजरात। इन दोनों के बीच जो देशांतरों की संख्या है, इन दोनों के बीच दो देशांतरों की संख्या खींचा गया लाइन है, देशांतरों की जो संख्या है लाइन खींचा गया है, वो कितना लाइन है आपको पता है? 30। कितना देशांतर है? 30। तो हमने 30 देशांतर है, तो 30 डिग्री मतलब देशांतर है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर 30 गुने 4 अर्थात 120 मिनट अर्थात 2 घंटा है। 2 घंटा यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो बीच का जो समय है, जो अंतर है, वो कितना है? 2 घंटा का। कितना है? 2 घंटा का। समझ में आ गया? अगर सूर्य यहां 6 बजे दिखाई दे रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे दिखाई दे रहा है। कहां? 7 बजे दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक अंतर हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहां सवेरे पूछेगा लोग से कि आप बताइए फोन करके 6 बज रहा है तो यहां अलग बजेगा, नहीं। ये जो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री, ये हम लोग किस लिए खींचे हैं? पूरे भारत के समय को एक करने के लिए। पूरे भारत के समय को एक करने के लिए हम लोग 82.5 डिग्री को लिए। 7.5 के लिए गुणज के रूप में लिया जाता है। अगर यहां पर गुजरात में सुबह का 6 बज रहा है तो सब जगह 6 बजेगा, सब जगह 6 बजेगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा तटीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तटीय राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए 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 आइए। इंपोर्टेंट है टॉपिक। इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंट। तटीय राज्य मतलब समझ रहे हैं? तटीय राज्य मतलब ये बना जो समुंदर से लगता है। इसको प्रायद्वीप भी बोला जाता है। तो इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, तो ये जो तट लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट, इसको बोलते हैं पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट बोलते हैं। तो ये गुजरात, देखिए ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। ये है आपका महाराष्ट्र। यहां पे है छोटा सा गोवा। ये आपका महाराष्ट्र है, छोटा सा गोवा है। उसके बाद यहां है आपका कर्नाटक,
और ये है आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। आपका केरल हो जाएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी इधर जो राज्य हैं कितना है? 5। लेकिन नहीं, यहां तमिलनाडु भी है नीचे में, क्योंकि तमिलनाडु यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से जो राज्य लगे हैं उसकी संख्या 6 है, 5 नहीं, 6। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और नीचे थोड़ा सा सटा हुआ है तमिलनाडु का भाग, और यहीं पर है क्या? कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी। इधर आते हैं तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसके ऊपर थोड़ा सा जाइएगा ये आंध्र प्रदेश, इसके थोड़ा सा ऊपर जाइएगा ये ओडिशा, और इसके ऊपर जाइएगा तो ये वेस्ट बंगाल। देख रहे हैं? पश्चिमी घाट से कितने राज्य लगे? 1, 2, 3, 4। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पश्चिमी घाट से लगे हैं। और इधर लगा है, देखिए तो यहां पर कोई दिक्कत है? यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लेकिन जो तमिलनाडु है पश्चिमी घाट में भी इसका विस्तार है, और हल्का सा पूर्वी घाट में भी और पश्चिमी घाट में भी, दोनों में विस्तार है इसका। चलिए आगे थोड़ा सोचते हैं। अब बोलिएगा थोड़ा सा कि सर ये तो राज्य है, क्या केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्री सीमा बनाते हैं? तो जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्री सीमा बनाते हैं। जी से आइए 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हम आपको बता रहे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। एक तो पूरा नियम है, आइए देखते हैं। यहां पर है दीव, यहां पे है दमन, यहां पे दादर नागर हवेली। तो दमन, दीव, दादर नागर हवेली, देखिए ये है दीव, ये है दमन, और इसके जस्ट नीचे है दादर नागर हवेली। तो ये भी तटीय सीमा बनाते, जो कि एक यूटी है। क्या है? यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां जो दीव हो गया, दमन, जिसको हम लोग बोलते हैं दमन दीव, और दादर नगर हवेली, ये आपको यहां पर है। दूसरा, आप एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुने होंगे जिसका नाम पांडिचेरी, पुदुचेरी। क्या है? पांडिचेरी, पुदुचेरी। इसका जो विस्तार है ना, अलग अलग राज्यों में। पांडिचेरी का एक हिस्सा यहां पर है, पांडिचेरी का 2 हिस्सा तमिलनाडु में है, और पांडिचेरी का एक हिस्सा केरल में है। ध्यान समझिएगा, यह है यनम, यमन, अरे यनम, सॉरी यनम, यनम है कि यमन है? यमन है, यमन। और यहां पर है आपका कराईकल, कराईकल, और यहां पर है पांडिचेरी, पांडिचेरी, और यहां पर है माहे, यहां पर है माहे। यानी कि एक ऐसा यूटी पांडिचेरी जिसका विस्तार एक राज्य में नहीं है, 3 राज्य में, यमन आंध्र प्रदेश में, कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु में, और माहे केरल में है। एक ही यूटी है, लेकिन 3 अलग अलग राज्यों में है। इसका एक और विशेषता है, पता है क्या? क्योंकि पांडिचेरी जो है ना, उसका विस्तार पूर्वी घाट में भी है और पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। देखिए 3 इधर और 1 इधर। जिसकी राजधानी क्या है? माहे। कहा जाता है कि माहे जो है पूरे भारत की सबसे छोटी राजधानी, माहे। क्या है? माहे। आगे चलते हैं। अब जो हम लोग तट के बारे में पढ़ रहे थे, तट, ये तटीय राज्य, तो भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कितने? 9 राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, और 4 यूटी तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य, 4 यूटी। 4 यूटी कौन कौन? तो एक ये हो गया, एक पांडिचेरी हो गया,
पांडिचेरी। 3 और 4 देख लेते हैं। इधर क्या है? अंडमान निकोबार है। इधर क्या है? तो लक्षद्वीप है। एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। तो यहां लिखते हैं अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप। तो ये 4 किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो ये 4 सीमा बनाएंगे जलीय यानी तटीय सीमा। और 9 राज्य, 5 4 9, 5 4 9। तो गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। पूछेगा कि इन 9 राज्यों में सबसे तटीय वाला मतलब लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो वो है कौन? गुजरात। कौन है? गुजरात। जो सबसे लंबा है वो कौन है आपका? सबसे लंबा गुजरात। सबसे जो लंबा है वो कौन सा है आपका? गुजरात है। सबसे लंबा कौन सा है? गुजरात। लेकिन क्वेश्चन अब वो नहीं पूछता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। ध्यान समझिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। लेकिन यहां सचेत कर रहे हैं क्या? ध्यान समझिए, अभी एक नया आंकड़ा आया हुआ है। नया आंकड़ा क्या? पुराना आंकड़ा यह कहता है कि जो तटीय सीमा की जो लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई वो कितनी है? टोटल 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। और द्वीप समूह ले लेते हैं तो टोटल हो जाता है हमारा कितना? 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीप समूह हो जाता है। लेकिन जो नया डाटा आया हुआ है आंकड़ों के अनुसार, उसके अनुसार जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट वाला राज्य है वो तमिलनाडु है। नया डाटा के अनुसार तमिलनाडु, लेकिन पुराने डाटा के अनुसार आंध्र प्रदेश। लेकिन यह पूछेगा नया डाटा के अनुसार जो तट में वृद्धि हुआ है परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां वृद्धि हुआ है? पश्चिम बंगाल। कहां वृद्धि हुआ है? पश्चिम बंगाल। यहां तक कोई दिक्कत आपको? पुराना डाटा भी बता दिया आपको और नया डाटा भी बता दिया। अभी 11,098 हो गया ओवरऑल ये डाटा, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या पढ़ना है हमको? तटीय राज्य तो पढ़ ही लिए, अब हमको पढ़ना है द्वीप समूह। क्या पढ़ना है बाबू? द्वीप समूह। द्वीप समूह बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। इस चीज को मिस मत करिएगा, हम फिर बोल रहे हैं द्वीप समूह को मिस मत करिएगा। क्वेश्चन आता है मतलब आता है। चलिए पहले देखते हैं अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार में देखा जाए एनसीईआरटी के अनुसार 572 द्वीप हैं। कितने हैं? 572 द्वीप। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे द्वीप हैं जहां पर मानव रहते हैं, जहां समाज रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अंडमान निकोबार में जो बड़े द्वीपों की संख्या है वो 7 है। कितनी है? 7। 1 2 3 4। ये 4 द्वीप को हम लोग बोलते हैं अंडमान। क्या बोलेंगे? ये 4 द्वीप को बोलेंगे हम लोग अंडमान। और नीचे में जो ट्विन द्वीप है इसको हम लोग बोलेंगे निकोबार। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? निकोबार बोलेंगे। ऊपर 4 द्वीप है बड़ा बड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे अंडमान। और नीचे जो ट्विन द्वीप है इसको हम लोग बोलेंगे निकोबार। चलिए थोड़ा सा आते हैं। ये जो सबसे ऊपर में अंडमान है, ये अंडमान एक द्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अंडमान। इसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी
अंडमान। उसके बाद आप एक और गौर करिएगा, जो बीच में ही वाला है, बीच में, इसको बोलेंगे मध्य अंडमान। क्या बोलेंगे? मध्य अंडमान। ध्यान समझिएगा, मध्य अंडमान। उसके बाद ये वाला जो इसके नीचे मध्य के, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और जो सबसे नीचे है इसको हम लोग बोलेंगे लिटिल अंडमान। क्या बोलेंगे? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान बोलेंगे। क्वेश्चन ये आता है यहां पे कि इन चारों द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान समझिएगा, इन चारों द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इन चारों द्वीप में अगर देखा जाए सबसे बड़ा है वो है मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। सिर्फ ये द्वीप बड़ा नहीं, यानी पूरे ओवरऑल भारत में देखा जाए, भारत में तो पूरे भारत में सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है हमारा मध्य अंडमान। कौन जाएगा? मध्य अंडमान। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में दो प्रमुख ज्वालामुखी है, एक बैरन ज्वालामुखी और दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी। उसका स्थिति पूछता है कि स्थिति कहाँ है। ये जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के पूरब में, उत्तरी अंडमान के पूरब में यहाँ एक ज्वालामुखी है जिसको हम लोग बोलते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब वो ये होता है, इसमें अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन संभावना है आगे भविष्य में विस्फोट होने का। तो उत्तरी अंडमान के पूरब में है नारकोंडम। उसके बाद एक ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपका बैरन ज्वालामुखी। कौन है? बैरन ज्वालामुखी। जो बैरन ज्वालामुखी है वो मध्य अंडमान के पूरब में है, मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए। ध्यान समझिएगा, तो यहां पर तो अंडमान लेके पूछेगा कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में कौन सा द्वीप है। ध्यान समझिएगा, उत्तरी अंडमान के उत्तर में कौन सा द्वीप है? तो यहां एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान के जस्ट ऊपर में है लैंडफॉल द्वीप, जो कि भारत का ही हिस्सा है, एक छोटा सा द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। उसके जस्ट ऊपर में जाएंगे ना तो यहां पर एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलेंगे? कोको द्वीप। और इस कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? म्यांमार का। किसका है? म्यांमार का। तो पूछेगा कि अंडमान और कोको द्वीप के बीच एक चैनल है जो कि एक दूसरे को क्या करता है? अलग करता है। इस चैनल का नाम है कोको चैनल। चैनल का नाम क्या है? कोको चैनल। कोको चैनल अर्थात ये जो कोको चैनल है भारत और म्यांमार के बीच में है। दूसरा जो कोको चैनल है वो अंडमान और कोको द्वीप के बीच है। तीसरा ये जो कोको चैनल है कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, ध्यान समझिएगा, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें अब क्वेश्चन क्या बनेगा? ये लैंडफॉल द्वीप थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार का मतलब ये अंडमान निकोबार जो 7 बड़े द्वीप हैं इसमें से पूछता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अंडमान में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है सेंडल पीक। जिसका नाम क्या है? सेंडल पीक। सेंडल पीक, पीक मतलब चोटी, यानी कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सेंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। 738 मीटर, जो कि कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अब देखिए मध्य अंडमान में भी एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? मध्य अंडमान में भी एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? तो उस चोटी का नाम है मध्य अंडमान में एक चोटी जिसका नाम है माउंट डियोवली। माउंट डियोवली, यहां पे लिखते हैं माउंट डियोवली। माउंट डियोवली जो है वो मध्य अंडमान में है। लेकिन दक्षिणी अंडमान में 2 चोटी है।
दक्षिणी अंडमान में 2 चोटी हैं। दक्षिणी अंडमान में कितने चोटी हैं? 2। एक का नाम है माउंट हैरियट और एक का नाम है माउंट कोयोबो। माउंट हैरियट, माउंट हैरियट और एक का नाम है माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो। तो ये जो दोनों चोटियां हैं वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब बोलिएगा लिटिल अंडमान में, तो लिटिल अंडमान में कोई चोटी नहीं है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। डीओ वाली कहां स्थित है? मध्य अंडमान में। माउंट हैरियट और माउंट कोयोबो कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। एक क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक चैनल है, एक पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि इसके बीच क्या है। ऐसा हम बता देते हैं, लेकिन कमेंट करिएगा। इसके बीच है डंकन पास। कौन सा है? डंकन पास। यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान